मिस्र की धरती में काफी राज दफन हैं, जिन्हें एक एक करके वैज्ञानिकों द्वारा डिकोड किया जा रहा है। और ऐसे कई रहस्य अभी भी मिस्र की धरती में छिपे हैं, जिन्हें डिकोड करना बाकी है। दोस्तों, क्या आपको पता है, मिस्र हमेशा से रेगिस्तान नहीं रहा है और प्राचीन मिस्रवासी चीता, बबून और शेर जैसे जानवरों को अपना पालतू जानवर बनाते थे। इतना ही नहीं, प्राचीन मिस्रवासी अपने ही भाई बहनों से शादी रचाया करते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको प्राचीन मिस्र के कुछ ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इजिप्ट wasn't always desert। दोस्तों, मिस्र हमेशा से रेगिस्तानी नहीं था, लेकिन आज मिस्र का ज्यादातर इलाका आमतौर पर रेगिस्तानी है। हिम युग यानी आइस एज के दौरान मिस्र और सहारा रेगिस्तान ने हरे भरे विस्तार इलाकों का निर्माण किया था, जो घास, पेड़ पौधों और झीलों से भरा हुआ था। मिस्र के पूर्वज इस हरी भरी भूमि के एक शिकारी और किसान के रूप में अपने आदिम जीवन यानी प्रिमिटिव लाइफ को ढालते हुए समृद्ध और संपन्न हुए। लेकिन आइस एज के समाप्त होने के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कई पीढ़ियों के बाद पूरा इलाका गर्म रेगिस्तान में बदलने लगा। उसके बाद लोगों ने जीवन देने वाली नील नदी की यात्रा शुरू कर दिया। ये नदी आखिरकार प्राचीन मिस्र सभ्यता के उदय होने का कारण बनी। पिक्यूलियर पेट्स। प्राचीन मिस्र में अजीबोगरीब पालतू जानवरों को पालने का रिवाज था, जिसमें चीता से लेकर बबून, गजेल और पक्षी शामिल थे। इन पालतू जानवरों का उनके निजी जिंदगी और घरों में काफी इंपॉर्टेंट जगह थी। यहां तक कि उनके इस तरह के अनोखे पालतू जानवरों में शेर जैसे जानवर के लिए भी जगह थी, जबकि नेवले जैसे जानवर प्राचीन मिस्र वासियों को सांपों से बचाने के लिए पाले जाते थे, क्योंकि नेवले के अंदर सांप से लड़ाई करने की काबिलियत होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जानवरों के प्रति उनका प्यार काफी अधिक था, इसलिए वे नील नदी में रहने वाले भारी भरकम जानवर हिप्पो को भी अपने पालतू जानवरों में शामिल करते थे। द रियल नेम। वैसे आज हम जिस धरती को मिस्र यानी इजिप्ट के नाम से जानते हैं, असल में मिस्रवासी उसे इस नाम से कभी नहीं बुलाते हैं। है ना हैरानी? आइए इसे समझते हैं। दरअसल इजिप्ट जो शब्द हैं, वो एंशिएंट ग्रीक के एक शब्द से आई हैं, जो है इजिप्टस। ये नाम मिस्र यानी इजिप्ट की कैपिटल मेम्फिस हिकप्टा से लिया गया है। प्राचीन मिस्रवासी अपने होमलैंड को केमेट करके पुकारते थे, जिसका मतलब होता है ब्लैक लैंड यानी कि काली जमीन। ये ब्लैक सॉइल जो काफी फर्टाइल थी, नील नदी में आई एक बाढ़ के कारण यहाँ पर आकर जमा हो गई थी। यहाँ की मिट्टी के फर्टाइल होने की वजह से जहां पर पेड़ पौधों और फसलों को काफी पोषण मिला, और इसका सीधा फायदा वहां के लोगों को हुआ। सिबलिंग मैरिजेस। मिस्र के कुछ फिरौन लोग सगे भाई बहन और सौतेले भाई बहन में शादियां करते थे। उन शादियों को करने का उद्देश्य विकास करना तो था ही, साथ में रानी के अंदर अपने पति और बच्चों के प्रति लॉयल्टी विकसित करना था, जो अपने बचपन से ही ऐसी शादियों को देखकर सीखा था। इस तरह की शादियों को अरेंज करने से उन राजकुमारियों को ऐसे काबिल जीवन साथी मिल जाया करते थे जो शादीशुदा नहीं थी। इस तरह के पार्टनरशिप को आइसिस और ओसाइरिस जैसे देवताओं के साथ भी जोड़ा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि उन जोड़ों और देवताओं के बीच समान गठजोड़ थे। हालांकि इस तरह की विवाहों की जरूरत नहीं थी, और नेफरटिटी जैसी महान रानियां गैर शाही होने के बावजूद भी प्रोमिनेंट यानी प्रमुख बन गई थी। लेकिन फिर भी भाई बहनों में शादी होती ही थी। स्लेव्स डिड नॉट बिल्ड पिरामिड। दोस्तों, प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस ने एक बार दावा किया था कि ग्रेट पिरामिड का निर्माण एक बहुत बड़ी सेना के द्वारा किया गया था, जिसमें करीब 1 लाख गुलाम शामिल थे। इस तरह के डिपिक्शन को मॉडर्न फिल्म मेकर्स द्वारा अपनाया गया था। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार
ग्रेट पिरामिड को करीब 5,000 फुल टाइम पेड कर्मचारियों द्वारा बनाया गया था और जिसमें करीब 20,000 टेम्पोररी वर्कर्स भी शामिल थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग फ्री वर्कर थे जो नेशनल कॉरवे सिस्टम के द्वारा रिक्रूट किए गए थे और घर जाने से पहले वे कम से कम 3 से 4 महीने काम करते थे। वैसे काम करने के बदले में उन लोगों को पिरामिड के पास बने कैंप के द्वारा खाना पीना, घर और मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाती थी। बबून कॉट क्रिमिनल्स। वीडियो में हमने पहले ही बताया कि प्राचीन मिस्र वासियों द्वारा जानवरों को पाला पोसा जाता था। वहीं पर बबून भी प्राचीन मिस्र वासियों के लिए एक पालतू जानवर के साथ साथ एक ऐसा भी जानवर था जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेड एबिलिटी थी। वे सिर्फ क्रिमिनल को ही पकड़वाने में मदद नहीं करते थे बल्कि बियर प्रोडक्शन के लिए काम आने वाले फलों को चुनने में मदद करते थे और नाचते भी थे। बबून के प्राचीन मिस्र कलाकृतियों के जरिए यह भी खुलासा हुआ कि बबून चोरी करने वालों के पैरों में बाइट करके उन्हें पकड़वाने का काम करते थे। वे लॉ एनफोर्समेंट में काफी अहम भूमिका निभाते थे। इजिप्शियंस यूज्ड टू ड्रिंक बियर। बियर बनाना प्राचीन मिस्र के सांस्कृतिक विरासत और पाक कला यानी कुलिनरी आर्ट्स थी। मिस्रवासी जौ और एमर गेहूं को मिक्स करके उसे भिगोकर आंशिक रूप से अंकुरित करते थे ताकि स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर्स में आसानी से बदला जा सके। उसके बाद मोल्टन मिक्सचर को अच्छे से क्रश्ड करके पकाया जाता था और फिर उसे एक लिक्विड में बदल दिया जाता था। उस लिक्विड को अच्छा फ्लेवर देने के लिए उसमें थाइम और डेट्स यानी खजूर मिलाया जाता था। उसके बाद लिक्विड को एक बड़े से जार में फिल्टर और फर्मेंटेड किया जाता था। एक बार रेडी हो जाने के बाद बियर को सभी सामाजिक आर्थिक स्तर के व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता था। इजिप्शियन टूथपेस्ट। दोस्तों, आज की तरह प्राचीन मिस्र वासियों के दांत घसने की पद्धति थोड़ी अलग थी। वे अपनी दांतों को साफ करने के लिए गाय के खुर, राख, जले हुए अंडे के छिलके और झावा यानी पुमिस का इस्तेमाल करते थे। इनके मिक्सचर एक डेंटल केयर सॉल्यूशंस की तरह काम करते थे जो दांतों को सुरक्षित रखते थे और मसूड़ों को हाइजीन प्रॉब्लम से भी बचाते थे। पानी में गिलाकर वे उसे उंगली से दांतों में लगाते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा बनाए गए टूथपेस्ट दांतों को दिन भर चमकने में मदद करते थे और मसूड़ों को हेल्दी रखते थे। इस तरह से प्राचीन मिस्रवासी अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रखते थे। इजिप्शियन टैटू। आज के मॉडर्न जमाने में लोग अपने शरीर पर टैटूज बनाना पसंद करते हैं, लेकिन आज से कई साल पहले प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा भी टैटूज बनवाए जाते थे और वो भी एडवांस टैटूज जो काफी अनोखे होते थे। उनका एडवांस टैटू कल्चर काफी पॉपुलर हुआ करता था और करीब 4000 साल पुराना है, जो अधिकतर महिलाओं द्वारा बनवाया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक खोज में 11वीं डायनेस्टी का टैटूड ममी भी मिला है। प्राचीन मिस्र की महिलाएं टैटूज को अपने शरीर के लगभग आधे हिस्सों में बनवाती थी, जिसमें पेट, स्तन का निचला हिस्सा और कमर शामिल है। इजिप्शियन मेकअप। दोस्तों, कॉस्मेटिक्स के फील्ड में सिर्फ आज की मॉडर्न महिलाएं ही नहीं बल्कि प्राचीन मिस्र की महिलाएं भी काफी एक्टिव रहती थी। यहां तक कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी मेकअप का इस्तेमाल अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए करते थे। प्राचीन मिस्रवासी मेकअप को अपने चेहरे और आंखों पर इस्तेमाल करते थे, जिसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो सुंदर दिखना और दूसरा सूरज की किरणों से चेहरे को बचाना। इसके अलावा बदबुओं को खत्म करने के लिए वे फूलों से डिओडोरेंट बनाकर इस्तेमाल किया करते थे। इजिप्शियन पेपर। ऐसा समय जब पत्थर और क्ले टैबलेट का इस्तेमाल मिस्रवासियों द्वारा बड़े पैमाने में किया जाता था, तो वहीं पर प्राचीन मिस्रवासी लिखने, डॉक्यूमेंटेशन और चीजों को याद रखने के लिए पैपिरस का इस्तेमाल करते थे। पैपिरस मिस्र का एक ऐसा पौधा था जिसका इस्तेमाल पेपर बनाने के लिए किया जाता था। वैसे इसकी कीमत को समझते हुए मिस्रवासी इसके मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करने लगे। आपको बता दें कि पेपर बनाने के लिए इसे पानी में भिगोया जाता था और फिर इसे हथौड़े से पतला किया जाता था
उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों को मोल्ड करके सुखाया जाता था। ग्रेट स्फिंक्स नोज। दोस्तों, ग्रेट स्फिंक्स की नाक, जो मिस्र के प्राचीन मॉन्यूमेंट की एक विशिष्ट विशेषता है, लंबे समय से रहस्यों और डिबेट से घिरी हुई है। पॉपुलर मिथ के विपरीत ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्फिंक्स की नाक को नहीं तोड़ा था। वैसे जो सबसे अच्छा और सटीक कारण है वो ये है कि उसकी टिप समय के साथ साथ गायब हो गई, और जिसमें मौसम के बदलावों को अधिक महत्व दिया जाता है। जबकि नेपोलियन के लोगों ने टारगेट प्रैक्टिस के लिए स्फिंक्स का उपयोग किया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि स्फिंक्स की नाक को नेपोलियन के लोगों द्वारा तोड़ा गया था। क्लियोपेट्रा's लैंग्वेज स्किल्स। क्लियोपेट्रा, जो मिस्र की आखिरी रानी थी, अपनी शानदार भाषाई क्षमताओं यानी लिंग्विस्टिक एबिलिटी के लिए जानी जाती थी, जिससे उनको कूटनीति और पावर में मदद मिलती थी। क्लियोपेट्रा को कई भाषाओं में अच्छी पकड़ थी, जिसमें मिस्र की भाषा, ग्रीक और लैटिन भाषा शामिल हैं। अपने उन भाषाओं का इस्तेमाल वो बड़े पैमाने में लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करती थीं। इसके साथ ही अपने नागरिकों का काफी अच्छे से देखभाल भी करती थीं और विदेशी लोगों से अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके अपने राज्य का भला करती थी। लोग उन्हें एक पावरफुल और इंटेलिजेंट शासक के रूप में काफी सम्मान देते थे। इजिप्शियन प्रेगनेंसी टेस्ट। हम सभी जानते हैं कि आज के मुकाबले पहले के समय में प्रेगनेंसी चेक करने के लिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी महिलाएं आसानी से बच्चा पैदा करती थीं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए महिलाएं जौ और गेहूं के बीजों का इस्तेमाल करती थी। दरअसल वे जौ और गेहूं के बीजों को अपने यूरिन से गिला करती थी और फिर ये देखा जाता था कि उन बीजों में अंकुर फूटा है या फिर नहीं। अगर जौ के बीज में अंकुर आता था तो इसका मतलब ये था कि महिला प्रेग्नेंट है या फिर होने वाली है। इसके अलावा गेहूं का बीज अगर जल्दी जल्दी उगता था तो ये माना जाता था कि मां के गर्भ में लड़की है। तो इस तरह प्राचीन काल में प्रेगनेंसी की टेस्ट किया जाता था और जेंडर का भी पता लगाया जाता था, जो आज के साइंस से काफी अलग है। वैसे है ना काफी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, ये रहे प्राचीन मिस्र के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स। आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा फैक्ट अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।